हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम 1 अप्रैल का हिंदू एनालिसिस देखेंगे। तो पहला दिन है आपका, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है और इसको हमने वीडियो को इसमें हमने एडिटोरियल और हिंदू ने बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ सबको कवर किया है। उसके साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो स्कीम्स है, उसको भी हमने कवर किया है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें और जो भी इंपॉर्टेंट हमने न्यूज़ या नोट्स दिया है उसको आप जरूर अपने ये सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में उसको नोट डाउन कर ले, ताकि आप बाद में उसको रिवाइज कर पाए। तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि आप आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बाकी आप पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के और एनसीईआरटी के लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका आर्टिकल है फ्रंट पेज पर, गवर्नमेंट शार्पली कट रेट्स ऑन स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट। तो ये आप स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट है, उसके बेसिकली रेट जो है नए फाइनेंस फर्स्ट क्वार्टर के लिए भी अनाउंस किया गया है, नए फाइनेंशियल ईयर के टिल जून 30। हो सकता है इसको एक्सटेंड भी किया जाए सेम रेट्स को, जैसे लास्ट ईयर हुआ था सेम रेट ही था। बट गवर्नमेंट जो है क्वार्टरली बेसिस पर रेट नया अनाउंस कर सकती है। तो पहले क्वार्टर के लिए मतलब 1 अप्रैल से आज से लेकर के 30 जून तक का जो रेट होगा स्मॉल सेविंग्स पे, वो उन्होंने अनाउंस किया है। जो कि हम सभी बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल सेविंग्स में, हमारा कुछ पैसा होता है, जैसे पीपीएफ हो गया आपका, एनएससी हो गया आपका, ये टर्म डिपॉजिट होता है, एफडीज जो होती हैं, सेविंग्स डिपॉजिट है। तो इन सभी में इंटरेस्ट रेट जो है बेसिकली कम किया गया है, जो सभी को इफेक्ट करता है एक तरह से। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए जो इंपॉर्टेंट है कि ये सेविंग्स रेट इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, स्मॉल सेविंग्स क्या होता है, ये इसकी क्या कैटेगरी होती है, तो इसको मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। उसको आप जरूर नोट डाउन भी कर ले अपने नोटबुक में। तो इस फर्स्ट क्वार्टर के लिए इन्होंने स्लैश किया है इंटरेस्ट रेट, जो आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी 4% है, अभी तक था, उसको 3.5% कर दिया गया। सेविंग्स डिपॉजिट हम बैंक में जो करते हैं बेसिकली, तो टर्म डिपॉजिट्स है बेसिकली 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के जो होते हैं, उनका रेट भी कम कर दिया गया। यहाँ पर आप देखें तो ये पहला का रेट है और ये बाद का रेट है। और रेकरिंग डिपॉजिट जो होता है उसका रेट भी 5.8% से 5.3% हो गया है। मंथली इनकम अकाउंट जो है, एनएससी सर्टिफिकेट जो होता है आपका, पोस्ट ऑफिस से भी आप खरीदते हैं जनरली, तो वो उसका रेट भी कम किया गया है। पीपीएफ जो होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, उसका रेट कम किया गया है। किसान विकास पत्र जो है, उसकी मैच्योरिटी भी बढ़ाई दी गई है। 124 मंथ का होता था पहले मैच्योरिटी पीरियड, उसको बढ़ा करके 138 पीरियड कर दिया गया है, 38 मंथ कर दिया गया है। और उसको इंटरेस्ट रेट उसका कम कर दिया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना जो लॉन्च हुई थी पहले, उसका इंटरेस्ट रेट भी धीरे धीरे करके अभी 6.9% कर दिया गया है। ये गवर्नमेंट का जो तर्क है कि ये क्यों किया गया, बेसिकली गवर्नमेंट का जो रीजन एक तरह से कि एक तो उनको बोरोइंग करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट फाइनेंशियल में गवर्नमेंट को तकरीबन 12.5 लाख करोड़ जो है बोरो करना है। तो उसमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हाई सेविंग्स रेट के कारण क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो है वो जो पॉलिसी रेट जो चेंज होता है आरबीआई की तरफ से, कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो चेंज होता है, वो जो है बैंक्स उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका कारण जो है स्मॉल सेविंग्स रेट जो है उसका इंटरेस्ट रेट काफी हाई रहता है। तो वहां पे उनको जो पैसा एक तरह से नहीं मिल पाता है, ट्रांसमिशन जो पॉलिसी रेट का वो नहीं हो पाता ठीक से। तो जो आरबीआई जो पॉलिसी रेट तय करे, वो बैंक उसको इम्प्लीमेंट कर पाए सही से, और गवर्नमेंट को बोरो करने में आसानी हो, इसी कारण से बेसिकली इंटरेस्ट रेट को कम किया गया है। तो स्मॉल सेविंग्स होता क्या है, ये आप थोड़ा समझ लें। तो स्मॉल सेविंग्स बेसिकली, क्योंकि कहा जाता है क्योंकि इसमें अमाउंट जो सेव होता है वो कंपेरेटिवली इस छोटे अमाउंट से लोग सेव करते हैं, रखते हैं इसमें। इसको बेसिकली 3 हेड्स में बांट सकते हैं हम लोग फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। पोस्टल डिपॉजिट हो गया एक तरह से, जो कि है ना, इसमें कि सेविंग्स अकाउंट हो गया आपका, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, टाइम डिपॉजिट हो गया आपका, और मंथली इनकम स्कीम जो हमने देखा वो हो गया। सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गया, जैसे कि एनएससी एक सर्टिफिकेट मिलता है, अगर आप इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे एनएससी में, तो एक स्मॉल 5 साल का एक पीरियड का एक है ना, आपको मैच्योरिटी पीरियड का ये एनएससी सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे किसान विकास पत्र, ये नाम से आप समझ सकते हैं, पत्र है, सर्टिफिकेट है, तो वो आपका सर्टिफिकेट में डाल सकते हैं कैटेगरी में। तीसरा है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी के लिए जैसे पीपीएफ आपका जो हो गया, 15 साल का इसका लॉक इन होता है, तो एक तरह से आपको रिटायरमेंट या सोशल सिक्योरिटी आपको दे रहा है। और इंटरेस्ट रेट भी इसमें, टैक्स रेट भी नहीं है, टैक्सेशन भी नहीं है। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम हो गया, सीनियर सिटीजन अपने जो रिटायरमेंट के लिए या रिटायरमेंट के बाद जो है उसको सेविंग्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी देखा है, जो भी इंटरेस्ट रेट का देखा हमने, पोस्ट ऑफिस का मंथली स्कीम हो गया, टाइम डिपॉजिट हो गया, एनएससी, ये सब हो गया आपका। इसमें बेसिकली टैक्स कंसेशन काफी मिलता है आपको। अगर हम पीपीएफ की बात करें तो ये भी टैक्स कंसेशन इसमें है। किसान विकास पत्र में, एनएससी में भी कुछ टैक्स कंसेशन है। एटीसी के अंदर में, एटीसी के अंदर में जो इनकम टैक्स है उसके अंदर आप
इसमें इन चीज़ों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स कंसेशन मिलेगा। इसी कारण से जो स्मॉल सेवर्स है लोग जो हैं उसमें सेविंग्स करते हैं ताकि टैक्स बेनिफिट भी उनको मिल सके। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर कैसा है स्मॉल सेविंग्स का। तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट जो है इसको थियोरेटिकली अगर माने तो ये चेंज होता है बेसिकली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है उसका क्या यील्ड रहा है, उसका क्या रेट रहा है। तो करस्पॉन्डिंग उसी मैच्योरिटी पीरियड का गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्या रेट रहा है उस बेसिस पर गवर्नमेंट जनरली चेंज करती है इसको। लेकिन बहुत बार जो पॉलिटिकल फैक्टर्स के कारण इसका रेट चेंज नहीं होता है या रेट अलग होता है अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली जो गवर्नमेंट यील्ड होगा बॉन्ड का सेम आपका यहाँ भी होगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत पॉलिटिकल फैक्टर्स है क्योंकि अलग अलग स्कीम हमने देखा अभी सुकन्या समृद्धि में स्कीम में ज्यादा एक अलग इंटरेस्ट रेट है, सीनियर सिटीजन स्कीम में अलग इंटरेस्ट रेट है, पीपीएफ में अलग इंटरेस्ट रेट है। तो वो बेसिकली जो स्कीम का इंपॉर्टेंस है, कितने लोग उससे कवर है, किस वर्ग को किस ऑब्जेक्टिव क्या उस स्कीम के पीछे में, उसके बेसिस पर भी पॉलिटिकल फैक्टर्स को देखते हुए स्कीम्स का रेट भी तय होता है। तो कुछ स्कीम जो सोशल डेवलपमेंट के लिए हैं जैसे कि उनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा अच्छा रखा जाता है, जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गया, ये जो सिंगल चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए, चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए स्कीम को स्टार्ट किया गया था। सीनियर सिटीजन स्कीम जो है सेविंग्स उनका उनमें वो कर सके अपना रिटायरमेंट का। तो इसमें बेसिकली एक हाई इंटरेस्ट रेट रखा जाता है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट हाई रखती है कंपेयर टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या अदर जो इंटरेस्ट रेट है। अब बात करते हैं ये जो इंटरेस्ट जो पैसा जो डिपॉजिट होता है वो कहाँ जाता है। तो वो है नेशनल सेविंग स्मॉल सेविंग्स फंड। ये 1999 में बेसिकली स्टेब्लिश किया गया था इसको। ये जो है और जितने भी सेविंग्स होते हैं स्मॉल सेविंग्स स्कीम से वो इसमें क्रेडिट होता है इसमें, और यहाँ से विड्रॉवल भी जो है जो स्मॉल सेविंग्स आप करते हैं तो वो इसी फंड से विड्रॉ होके जाता है आपके अकाउंट में, एक तरह से कहें तो ये पब्लिक अकाउंट की तरह यूज होता है। जैसे कि हम जानते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, तो उसी तरह पब्लिक अकाउंट है जो आपने पढ़ा होगा शायद पॉलिटी में, आपने पार्लियामेंट में या इकोनॉमी में। तो उसमें जो है पब्लिक अकाउंट के अंदर ये कैटेगरी में ये फंड आता है आपका। इससे जो क्या है कि पब्लिक अकाउंट में होने से गवर्नमेंट के फिजिकल डिफिसिट या फिजिकल बजट पे वो इसका असर नहीं पड़ता। ये सेपरेट तरह से अकाउंट है जिसको आसानी से गवर्नमेंट इसको यूज कर सकती है। इसके ऊपर बेसिकली स्मॉल सेविंग्स के ऊपर में मेरा डिटेल वीडियो लेक्चर भी जिसको आप देख सकते हैं इकोनॉमी के सेक्शन में जाकर के। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है एडिटोरियल स्टिल नो रिकॉग्निशन फॉर द ऑफ द थर्ड टायर। तो ये बेसिकली जो 15 फाइनेंस कमीशन का जो प्रपोजल है, प्रपोजल जो रिकमेंडेशन उन्होंने दिया है उसको इन्होंने कुछ डिफिशियंसी बताई है उसमें, स्पेशली रिलेटेड टू थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड टायर क्या हो गया आपका, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को जो फंड डिवोल्यूशन का एक है आपका, उसको लेकर के उन्होंने बताया कि कहाँ पे वो डिफिशियंसी है, 15 फाइनेंस कमीशन ने उसको ठीक से नहीं किया है थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट के लिए। लोकल गवर्नमेंट आपका हो गया, पंचायत हो गया, और अर्बन लोकल बॉडीज हो गया, यूएलबी जिसे हम कहते हैं। तो इन इसके बारे में उन्होंने बताया पहली बात। तो इन्होंने पहले कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, दिस कमीशन इज फिफ्थ। तो ये जो पंचायती राज सिस्टम आया था आपका वो तकरीबन 1991 में 92 में आया था। तो उसके बाद ये 5वां कमीशन है। उस आने के बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी कि थर्ड टायर गवर्नमेंट के बाद 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था उसके बाद 5वां कमीशन है। तो फाइनेंस कमीशन टू सप्लीमेंट इसका जो काम है बेसिकली बहुत सारी इसको काम दिए जाते हैं, बेसिकली टर्म्स ऑफ रेफरेंस होता है उसमें से एक जो है आपका, तो सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो भी इस 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर बनाया गया था। तो पॉलिटी का ये पार्ट है आपका। तो उसका रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो यूनियन फाइनेंस कमीशन जो होता है वो अपना रिकमेंडेशन देता है कि क्या जो है कितना पैसा जो है लोकल गवर्नमेंट को दिया जाना चाहिए। तो अभी इंडिया की बात करें तो तकरीबन 2.5 लाख जो है लोकल गवर्नमेंट्स है और 3.4 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है इस लोकल गवर्नमेंट में, यानी अर्बन हो गया आपका, रूरल भी हो गया। कोविड-19 पैंडेमिक विद रीइंफोर्स सिग्निफिकेंस। तो कोविड-19 का भी उन्होंने बताया कैसे उस समय पंचायत जो है ग्राम पंचायत काफी इफेक्टिव रहा है, कैसे उसका इंपॉर्टेंस दिखा है हमें, और हमें समझना चाहिए कितना वो इम्पोर्टेंट है अगर हम पेंडेमिक को देखें तो क्योंकि वहां पे बेसिकली बाकी जो पार्टिसिपेटिव जो लोग माइग्रेंट स्पेशली लौट करके आए या फिर जो लोग नौकरी चली गई, तो उस समय जो है पंचायत ने काफी उसमें लोगों को देखा, मदद किया, स्कीम वहां पे इंपॉर्टेंस उसका समझ में आता है हमें। तो इसीलिए बेसिकली पंचायत को और पंचायत या कह सकते हैं अर्बन लोकल बॉडीज को हमें और स्ट्रांग करने की जरूरत है।
तो कुछ पे इन्होंने पहले पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स बताया फाइनेंस कमीशन का, 15 फाइनेंस कमीशन का, क्या क्या उनका पॉजिटिव भी रहा है, बाद में उसको क्रिटिसाइज भी किया है कुछ कुछ को, कि वर्टिकल रिवोल्यूशन जो इन्होंने रिकमेंड किया लोकल गवर्नमेंट के लिए, वो काफी बढ़ाया है पिछले फाइनेंस कमीशन के मुकाबले। यहाँ पे बेसिकली जो 4.23% रेज किया है उन्होंने पिछले फाइनेंस कमीशन के मुकाबले, रीजनेबली एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ 4,36,000 करोड़ इन्होंने बेसिकली दिया है, पिछले फाइनेंस कमीशन के मुकाबले 52% इंक्रीज है इस फाइनेंस कमीशन में। तो ये एक अच्छी चीज है। All the commission since the 11th Finance Commission tied specific item expenditure to local grant, and 15th Finance Commission has raised this share to 60% and linked them to, तो बेसिकली हर फाइनेंस कमीशन ने जो एक्सपेंडिचर देना है आपको वो स्पेसिफिक आइटम से लिंक किया है कि ये आइटम्स में आप दीजिए, जो पैसा आप देंगे सेंटर जो रिवॉल्व करेगी वो स्पेसिफिक आइटम्स को उन्होंने लिंक किया है। तो इसमें बेसिकली 60% जो लिंक्ड ग्रांट है, लोकल ग्रांट है, उसको 60% बढ़ा दिया है और उसको लिंक किया है ड्रिंकिंग वाटर से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सैनिटेशन, अदर नेशनल प्रायोरिटीज। तो इन सब चीजों से लिंक किया है कि इन कैटेगरी में ग्रांट दिया जाना चाहिए। लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट जो है उसको रिड्यूस कर दिया इन्होंने टू जस्ट 8,000 करोड़, और वो भी किस लिए? फॉर बिल्डिंग न्यू सिटीज। इससे क्या होगा कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में जब परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट से क्या होता था कि जो लोकल बॉडीज है उनको एक मिलता था कि आप है ना ये आप क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, तब आपको पैसा मिलेगा। तो इससे क्या होता था, एक इंसेंटिव होता था उनके पास कि वो परफॉर्म करे, वो अपना जो उनका जो लूफोल्स है उसको दुरुस्त कर पाए और अकाउंट जो है वो दुरुस्त कर पाए, तो वो सब चीजें होती थी। इसको कम करने से क्या होगा कि इनका बेसिकली जो मोटिव वो खत्म हो जाएगा एक तरह से। ये तो परफॉर्मेंस लिंक ग्रांट था, ये 13 फाइनेंस कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया था और 35% उसमें रखा गया था। बेसिकली 6 कंडीशंस को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको ये ग्रांट मिलेगा अकॉर्डिंगली। इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स इंक्लूड किए गए थे, जैसे कि ये ना आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑम्बुड्समैन, मतलब आपने एक इंडिपेंडेंट रिव्यू ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया है, टू नोटिफाइंग स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विसेज। उसके अलावा आपने सर्विस जो दे रही अर्बन लोकल बॉडीज या पंचायत जो लोगों को सर्विसेज दे रही हैं उसका आपने स्टैंडर्ड बनाया है, स्टैंडर्ड को फुलफिल कर रहे हैं आप। देखिए ड्रिंकिंग वाटर का आपका इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए कि इतना मिनरल होना चाहिए, इतना पानी आपको मिलेगा हर दिन। तो ये सारा कुछ जो बेसिकली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ये आपने इंप्लीमेंट किया है। तो ये सब बेसिकली पहले के समय में अभी भी जो ये सब रिफॉर्म्स, ये क्राइटेरिया जो इस तरह से रखा गया था परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया, कि अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो आपको उतना ग्रांट मिलेगा। इससे क्या होता था कि बेसिकली अर्बन लोकल बॉडीज जो बेसिकली म्यूनसिपैलिटी आप देखते हैं अपने शहरों में या जो पंचायत में है, वो मोटिवेट होते थे कि भाई हमें इतना इतना काम करना है ताकि हमें पैसा जो ग्रांट मिल पाएगा। और इसको कम करने से ये मोटिव चला गया एक तरह से। 14 फाइनेंस कमीशन जो है कट द परफॉर्मेंस ग्रांट शेयर टू 10% फॉर ग्राम पंचायत, 20% टू म्यूनसिपैलिटीज। 14 का बता जा रहा है पिछले का। म्यूनसिपैलिटीज आर एडिशनली रिक्वायर्ड टू पब्लिश सर्विस लेवल बेंचमार्क फॉर बेसिक सर्विसेज। तो ये है ना परफॉर्मेंस बेस्ड जो ग्रांट है। इसके अलावा जो उन्होंने बताया इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो 15 फाइनेंस कमीशन का, एंट्री लेवल क्राइटेरिया टू अवेल यूनियन लोकल ग्रांट एक्सेप्ट हेल्थ ग्रांट टू लोकल गवर्नमेंट इज टू और रिकमेंडेशन इतना इज द एंट्री लेवल क्राइटेरिया। एंट्री लेवल क्राइटेरिया उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। पंचायत के लिए क्या है आपका क्राइटेरिया कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एनुअल अकाउंट, आपको ऑनलाइन सबमिशन करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का, और ऑडिटेड अकाउंट जो है उसके पिछले साल का ऑडिटेड अकाउंट आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। अर्बन लोकल बॉडीज के लिए 2 और क्राइटेरिया उन्होंने दिया है, आपको एंट्री में इसको आपको क्लियर करना होगा तभी आपको परफॉर्मेंस जो ग्रांट है मिलेगा, है ये लोकल ग्रांट जो मिलेगा आपको। अर्बन लोकल बॉडीज के लिए क्या 2 कंडीशन है कि मिनिमम फिक्सिंग ऑफ मिनिमम प्रॉपर्टी टैक्स रेट। प्रॉपर्टी टैक्स रेट जो है अर्बन एरिया में उसको आपको मिनिमम इतना फिक्स करना पड़ेगा स्टेट के हिसाब से, और कलेक्शन जो होना चाहिए आपका प्रॉपर्टी टैक्स का ये भी होना चाहिए, उस बेसिस पे आप जो है आपको ग्रांट मिलेगा। इट इज नॉट क्लियर वाई ग्राम पंचायत स्पेशली द एफ्लुएंट एंड सेमी अर्बन लोकल बॉडी आर लेफ्ट आउट ऑफ दिस। तो ये जो क्राइटेरिया 2 क्राइटेरिया प्रॉपर्टी टैक्स रेट का, इससे पंचायत जो ग्राम पंचायत को नहीं रखा गया इसमें। ये जो सेमी अर्बन कैटेगरी में जो ग्राम पंचायत होती है उनके लिए भी ये क्राइटेरिया रखा जाना चाहिए था। तो ये बेसिकली इन्होंने एक डिफेक्ट बताया एक तरह से पहला, और सॉरी पहला यहाँ पे था आपका परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रांट को कम कर दिया गया, दूसरा ये है आपका
इसके अलावा इन्होंने बताया इंटरेस्टिंग neither the 15 फाइनेंस कमीशन और the earlier counterpart took pains to examine how and where financial reporting system has failed। तो ये बहुत बार देखा गया, प्रीवियस फाइनेंस कमीशन में देखा गया है कि जो रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो उनका है स्टेट लोकल बॉडीज का, वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, वो रिपोर्ट नहीं करते हैं कितना उनका ऑडिट रहा, कैसा उनका एक्सपेंडिचर रहा, क्या उनका ग्रांट रहा। तो इसको हमें देखने की जरूरत है, रिलायबल डेटा हमें चाहिए ताकि हम उसको इंश्योर कर सके कि गुड गवर्नेंस, वहाँ पे पैसा सही से यूटिलाइज हुआ है। तो हमें रिपोर्टिंग, बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो इससे गुड अपॉर्चुनिटी टू इंश्योर कंपेरेबल मिनिमम पब्लिक सर्विस टू एवरी सिटीजन irrespective ऑफ हर चॉइस ऑफ रेसिडेंशियल लोकेशन हैज नॉट बीन टेकन फॉरवर्ड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। तो ये जो है कि शेड्यूल में जो आपका जो पंचायत और लोकल बॉडीज को जो काम दिया गया है 11th और 12th शेड्यूल में, उसमें कहा गया कि बेटर आपको पब्लिक सर्विस देना है, इकोनॉमिक डेवलप, डिलीवरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो इसको हम तभी पूरा कर पाएंगे जबकि लोकल बॉडी जो हमारा स्ट्रांग रहेगा। तो उस चीज़ों को हम यहाँ पे कर सकते थे अगर परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रांट को हम इंक्रीज करते, उससे हम करके, या फिर जो ऑडिट हम उसको स्ट्रॉन्ग करते, डेटा हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता, तब हम उसको अर्बन लोकल बॉडीज को या लोकल बॉडीज को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते थे। वो हमने नहीं किया। तो ये चौथा पॉइंट है यहाँ पर। इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं बताया गया है, सॉरी, it is important to note that the criteria used by the 15th Finance Commission for determining distribution of grant to states for local government, it employed, तो ये जो क्राइटेरिया यूज किया कि कितना परसेंट ग्रांट दिया जाएगा, स्टेट्स को कितना दिया जाएगा ताकि वो लोकल गवर्नमेंट को दे पाए, तो उसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया जो यूज किया है, इम्प्लॉयड पॉपुलेशन सेंसस, पॉपुलेशन विथ 90%, 90% उन्होंने पॉपुलेशन का क्राइटेरिया रखा है, और एरिया को 10% का वेटेज दिया है। तो ये सेम क्राइटेरिया है जो पहले कमीशन यूज किया, लेकिन यहाँ पे आप अगर क्राइटेरिया को चेंज करते हैं तो इक्विटी एंड इफिशियंसी क्राइटेरिया शुड बी आर साइडलाइन। तो इफिशियंसी का क्राइटेरिया जो है कि कितना परसेंट आपने लोकल बॉडीज ने अच्छे से फंड को यूटिलाइज किया, इसको भी रखा जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि लोग जो स्टेट गवर्नमेंट या जो लोकल गवर्नमेंट है वो मोटिवेट होगा और अच्छा इफिशियंसी शो करेगा आगे में। तो इस चीज को हमें रखना चाहिए था। तो ये उन्होंने बताया है लूपहोल पांचवा। तो इस चीज़ों को वैसे पंचायत, ये जो 15 फाइनेंस कमीशन है, इसके बारे में आप डिटेल में, मेरा एक वीडियो लेक्चर है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक आ जाएगा, उसके बारे में आप क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में। और ये ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, बेसिकली लोकल गवर्नमेंट को कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगर आपको पास क्वेश्चन आता है कि लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने का, इसमें सेंटर या स्टेट का क्या रोल है, तो आप इस चीज़ को, सेंटर स्टेट रोल जो है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को लिख सकते हैं कि हमें जो है ग्रांट के समय में उसमें हमें परफॉर्मेंस लिस्ट लिंक ग्रांट को डालने की जरूरत है और उसको बढ़ाने की जरूरत है, और इफिशियंसी लिंक क्राइटेरिया को हमें डालने की जरूरत है ताकि लोकल बॉडी जो है वो स्ट्रांग हो पाए और सर्विसेज जो है लोकल लोकल लेवल पर, म्यूनिसिपैलिटी लेवल पर, स्टेट लेवल, ये पंचायत लेवल पर उसको और स्ट्रांग किया जा सके। इन चीज़ों का आप बेसिकली मोटा मोटी पॉइंट को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है स्टेप दैट इनहेंसेस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स। तो इन्होंने बेसिकली जब भी जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट, इसको बेसिकली बताया कैसे ये सही है एक्ट। तो इन्होंने एक जो इसमें ना हिस्ट्री बताई है कि पहले नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बिल जो है पार्लियामेंट में 2015 में, सॉरी स्टेट असेंबली ने, दिल्ली असेंबली ने 2015 में इसको पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजा गया था एसेंट के लिए। तो वहां पे जो प्रेसिडेंट ने कहा था कि लूफोल जो इसमें था कि गवर्नमेंट का मतलब क्या है, तो उसमें बाद में फिर असेंबली ने ही उस डिफिनेशन बिल को चेंज करके, मॉडिफाई करके उसमें कहा था गवर्नमेंट का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ एनसीटी दिल्ली। तो वो इस चीज को लेकर उन्होंने बोला है कि इसी चीज को, ये जो है ना एम्बिग्यूटीज हैं कि गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा, इसी को क्लियर करने, वंस फॉर ऑल क्लियर करने के लिए हम ये एक्ट लेके आए हैं। इसका एक्ट का एम क्या है कि ये ऐसी एम्बिग्यूटी आगे नहीं आए, जो कि गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े। तो एक एम्बिग्यूटीज हटाने के लिए हमने इस एक्ट को लेके आए हैं। इसके अलावा जो कुछ और पॉइंट्स इसमें था इस एक्ट में, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज़्यादा पावर दिया गया है, पूरा पावर दिया गया है, उसको जिसको अपोज किया गया था अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने भी और बाकी प्लेटफॉर्म से अपोज किया गया था, उसका इन्होंने बेसिकली उतना ज़्यादा कुछ नहीं बताया उसके बारे में। इन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बताया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आप जानते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब हमारा एक फेडरल स्टेट है, तो उसको कोऑपरेटिव तरीके से कैसे आप बढ़ा सकते हैं,
वो उसको कहा जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कॉपरेशन के साथ सेंटर और स्टेट के बीच में कॉपरेशन रहे, और फेडरलिज्म के केस में उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो उसका कुछ उन्होंने पॉइंट्स गिनाया क्या क्या इस सरकार ने, इस गवर्नमेंट ने, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो इन्होंने से एग्जांपल दिया है, नीति आयोग हमने स्टेब्लिश किया प्लानिंग कमीशन को हटा करके। तो यहाँ पे है ना, स्टेट्स भी इसमें मेंबर हैं और स्टेट के साथ आप डील करते हैं कुछ पॉलिसी बनाने में। जीएसटी काउंसिल बनाया गया जिसमें स्टेट भी बराबर का हिस्सेदार है इसमें। स्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंट्रल स्कीम को रिस्ट्रक्चर किया गया बेसिस ऑफ, ताकि स्टेट्स को ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और 15 फाइनेंस कमीशन जो अभी हम देख रहे थे, उसने रिकमेंड किया ग्रेटर डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस रिवेन्यूज को, तो उसको भी हमने मान लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये बेसिकली उन्होंने बताया कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। तो इन चीज़ों को बेसिकली आप लिख सकते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का अगर क्वेश्चन आता है तो क्या क्या ऑलरेडी किया गया है उस फील्ड में, उसमें आप लिख सकते हैं इन पॉइंट्स को बेसिकली। उसके अलावा इन्होंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। नेशनल कैपिटल के बारे में बोला कि क्यों ऐसा एक्ट लाने की जरूरत है, ताकि जो, क्योंकि नेशनल कैपिटल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा, यहाँ पे कंट्री का पार्लियामेंट है, आपका यूनियन गवर्नमेंट का सीट है, जुडिशरी है, डिप्लोमेटिक मिशंस है और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स है। इसीलिए इसमें स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, और इसमें कुछ मिस एडवेंचर्स नहीं हो, कुछ है ना डिफिकल्टीज नहीं हो सेंटर और स्टेट के कारण, तो इसमें एम्बिग्यूटी हटाने के लिए सभी जो जो पार्टनर्स है, स्टेक होल्डर्स, उनको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पता रहे, इस चीज़ों को डिफाइन करने के लिए, एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए हम इस एक्ट को लेकर आए हैं। तो यही बेसिकली उन्होंने कहा है इसमें। तो मोटा मोटी आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म केस में इन पॉइंट्स को आप यहाँ से आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। नेक्स्ट आपका जो एडिटोरियल है सेकंड वेव, तो इसमें कुछ खास नहीं है। बेसिकली जो सेकंड वेव आ रहा है कोविड का, इसको उन्होंने बताया कि क्या गवर्नमेंट को करने की जरूरत है। दो ब्रॉड पॉइंट उन्होंने बताया है कि what is needed the messaging that emphasizes the realistic protective abilities from vaccination। तो हमें ये कम्युनिकेट करने की जरूरत है कि वैक्सीनेशन कितना सही है और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स क्यों हमें अपनाना चाहिए। इस सब चीज़ों को कम्युनिकेट करने की जरूरत है गवर्नमेंट को और स्ट्रांगली, ताकि लोग इसको समझ पाए, लोगों तक ये मैसेज जा पाए और लोग इसको अप्लाई करें कि वैक्सीनेशन के लिए आए। पहली बात तो अगर वैक्सीन के लिए नहीं आ रहे हो तो वैक्सीनेशन के लिए आए, और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स जो है इसको हम फॉलो करें। तो मोर वैक्सीन एंड शार्पनिंग ऑफ इंडियाज कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी एसेंशियल। तो ये दो उन्होंने बेसिकली पॉइंट बताया है ताकि हम सेकेंड वेव को और आगे बढ़ने से रोक सकें। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है इंटर द पीस प्रोसेस। ये बेसिकली अफगान का जो पीस प्रोसेस चल रहा है उसमें अभी हमारा जो स्टैंड जो है थोड़ा बदला है, उसको उन्होंने बताया। जैसे कि अभी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में ताजिकिस्तान में इंडिया ने कहा कि इंडिया सपोर्ट करता है अफगान और तालिबान का डायलॉग को, अफगान तालिबान को इंक्लूड करना, मतलब पीस प्रोसेस में अब इंडिया सपोर्ट करता है इसको। लेकिन पहले जो हमारा स्टैंड था 1990 और 2000 के समय में, उस समय में तो हमने जो तालिबान को इंक्लूड करने से हम अगेंस्ट थे कि तालिबान को किसी भी पीस प्रोसेस में, अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस में इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। इस चीज़ को हम बदलाव आया हमारे में, और हमारा जो लॉन्ग स्टैंडिंग था अभी तक सब हमारा व्यू जो था, हमारा कमिटमेंट जो था कि जो भी पीस प्रोसेस हो वो अफगान लेड, अफगान ओन्ड और अफगान कंट्रोल्ड हो, मतलब अफगानिस्तान ही उसमें मेन पार्टी रहे। अफगानिस्तान की तरफ से ही जो है वो पीस प्रोसेस स्टार्ट होना जाना चाहिए। लेकिन अभी ये जो हम देखें इंडिया के इसमें भी चेंज हुआ है। तो यूएन लेड प्रोसेस को हम सपोर्ट कर रहे हैं अभी कि जो यूएसए गवर्नमेंट ने कहा है कि यूएन लेड मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस ऑफ इनवॉयस जो है ये बेसिकली पीस प्रोसेस को आगे लेके जाए, तो इसको भी हमने सपोर्ट किया। तो बेसिकली यहाँ बताया गया कैसे हमारा स्टैंड जो है चेंज हुआ, जो कि सही एक तरह से इन सिंक है इवोल्यूशन ऑफ रियलिटी इन अफगानिस्तान। जैसे जैसे अफगानिस्तान में रियलिटी चेंज हो रही है उस हिसाब से हम भी अपना जो स्टैंड है चेंज कर रहे हैं, जो कि सही एक तरह से हमारे फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। क्या स्टैंड चेंज हो रहा है, तो तालिबान में अगर तालिबान का देखें, तालिबान अब अनटचेबल फोर्स नहीं रहा बेसिकली। बहुत सारे जो अफगानिस्तान का रूरल टेरिटरीज है वो तालिबान के कंट्रोल में है, और तालिबान से डील करना एक तरह से नेसेसिटी है। उसके बिना डील किए, उसके साथ डील किए बिना हम जो है पीस प्रोसेस पे नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया कि बहुत सारे कंट्रीज ने ऑलरेडी उसके साथ डील किया, यूएसए ने डील किया उसके साथ, विड्रॉ जो ट्रुप्स अपने कर रही है, चाइना भी उसमें तालिबान के साथ डील कर रहा है, रसिया भी डील कर रहा है बेसिकली, यूरोपियन पावर्स ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है तालिबान के साथ बात करने में। तो इंडिया को भी इसमें फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। तो ये फॉरेन पॉलिसी के एग्जाम नोट्स में आंसर्स में आप लिख सकते हैं कि कैसे जो हमें फॉरेन पॉलिसी स्टैटिक नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है कि फॉरेन पॉलिसी नीड्स टू बी फ्लेक्सिबल और चेंज ओवर टाइम, तो इसमें आप इस एग्जांपल को इस चीज को लिख सकते हैं कि कैसे हमारा फॉरेन पॉलिसी भी इवॉल्व कर रहा है, एक तरह से इवॉल्विंग है
नॉट स्टैटिक। स्टैटिक पॉलिसी हमारी नहीं है। इस एग्जाम्पल को आप उसमें लिख सकते हैं। इंडिया का भी बहुत है ना उसमें स्टेक है। अफगानिस्तान की अगर बात करें तो ऑलरेडी हमने काफ़ी वहाँ पे प्रोजेक्ट्स किए हैं, इन्वेस्ट किया प्रोजेक्ट्स में। उसके अलावा वैक्सीन में हम अभी डिलीवर किया हमने। उसके अलावा अभी नया हमने एग्रीमेंट साइन किया शाहतूत डैम को बनाने का, बिल्ड करने का। तो ये हमारा भी इंडिया का भी काफ़ी स्टेक है अफगानिस्तान में। तो हमें इन सिंक ऑफ बाकी जो नेशंस क्या कर रहे हैं, ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो कैसे चेंज कर रहा है, उस बेसिस पर हमें भी अपना स्टैंड चेंज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है एडिटोरियल री एग्जामिन द ईपीएफ टैक्स रूल। तो ये बेसिकली ईपीएफ पे जो टैक्स रूल गवर्नमेंट लेके आई है उसको बेसिकली उन्होंने कहा कि कैसे वो सही नहीं, एक तरह से उसको चेंज किया जाए, उस पर रिलूप हो जाना चाहिए। ईपीएफ जो बेसिकली क्या है, एक तरह से ईपीएफ जो बेसिकली रिटायरमेंट सेविंग्स है। ईपीएफ रिमेन्स द सोल रिस्क फ्री रिटायरमेंट सेविंग्स। बहुत लोगों के लिए इंडिया में अगर बात करें जो पीएसयू या कंपनी में काम कर रहे हैं, तो बेसिकली उनके लिए एक सिंगल जो सोर्स है टैक्स सेविंग्स का और रिटायरमेंट सेविंग्स का, क्या कि वो रिटायरमेंट के समय उनके पास एक पैसा हो जिसको वो यूज करते हुए बाकी रिटायरमेंट लाइफ के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो कहा है कि कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो इसको मिसयूज करते हैं, बेसिकली उनके अकाउंट में कुछ 20 मेंबर्स का इन्होंने बताया, स्टैटिस्टिक्स दिया है, जिनके ईपीएफ अकाउंट में 800 करोड़ रुपए हैं, उससे ज्यादा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसी को आधार बना करके ये जो रूल लेके आई थी गवर्नमेंट, टैक्स रूल नया, तो गवर्नमेंट का यही कहना है कि कुछ लोग इसमें मिसयूज कर रहे हैं ईपीएफ स्कीम को। तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने अभी जो टैक्स रूल क्या लेके आई है कि अगर आप 2.5 लाख से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं एनुअली ईपीएफ में तो आपको टैक्स उस पर लगेगा। और अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो ये लिमिट आपका 5 लाख है, जिस केस में एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। जनरली क्या होता है, जितना 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और 10 to 12% आती है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं, और उसके एक्स्ट्रा आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके ज़्यादा भी। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ का रिच मैन वर्सेस पेंशन वर्सेस पुअर मैन्स पेंशन डिवाइड जो है ये गलत है, एक तरह से ये रिग्रेसिव है। इट एज्यूम दैट गवर्नमेंट नोज व्हाट इज एडिक्वेट फॉर इंडिविजुअल ऑन रिटायरमेंट। ये एज्यूम करता है, ये बताता है कि गवर्नमेंट को पता है भाई हमें कितना रिटायरमेंट पे चाहिए। ये गलत है, हर आदमी का अलग अलग है, बेनिफिट्स अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है। तो अभी जो हम देख रहे हैं, अगर एरा हम देखें अभी तो रिटायरमेंट के समय में जनरली मेडिकल कॉस्ट काफ़ी बढ़ गया, आपका इंटरेस्ट रेट वोलेटाइल है, क्रेडिट बर्स्ट है, मिनिमम चॉइसेस फॉर पोस्ट रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट का चॉइसेस बहुत कम बचा है। तो ये सब चीज़ों को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो ईपीएफ पे टैक्स लगाने से पहले ये हमारा जो बेसिकली ज़्यादा एवेन्यूज नहीं है लोगों के पास टैक्स सेविंग्स के लिए या रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए। द बेस्ट बेट क्या एम्प्लॉइज के लिए, टू मैक्सिमाइज सेविंग्स वाया स्टैट्यूटरी एंड वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। तो यही बेस्ट बेट है किसी भी एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, सैलरी एम्प्लॉय है, उसके लिए कि स्टैट्यूटरी मेथड से या वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के थ्रू सेविंग्स कर सके, जो कि ईपीएफ उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। तो जो मिसयूज यहाँ बताया गया कि बहुत सारे कुछ इंडिविजुअल जो है 20 ज़्यादा इंडिविजुअल जो 800 करोड़ से ज़्यादा उसका उनका ईपीएफ में है, इसको उन्होंने जस्टिफाई किया बेसिकली कि ये मिसयूज जो है, मिसयूज दैट यूज टू जस्टिफाई, ये सही नहीं है। ईपीएफ बेसिकली सोलली जो है पेरोल डिडक्शन है, मतलब जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसी वही इसमें सेव कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी इंडिविजुअल है आप ईपीएफ अकाउंट खुला करके उसमें डाल सकते हैं पैसा, ऐसा नहीं है। जो किसी कंपनी के पेरोल पर है वही बेसिकली उसमें सेविंग्स कर सकता है। तो और कोई मेथड नहीं है कंट्रीब्यूशन का, मतलब जो भी आप 800 करोड़ है, जितना भी करोड़ है, वो बेसिकली आपका सैलरी के हिसाब से वहां पे कट के जा रहा है। तो ये मिसयूज नहीं है फंड का एक तरह से। क्लोज टू 65% ऑफ ईपीएफ इज इन्वेस्टेड। और उसके बाद बहुत सारी स्कीम ईपीएफ जो है ये सारे फंड को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बेसिकली इन्वेस्ट करता है, बाकी सारा पीएसयू बॉन्ड या इक्विटी इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करता है अपनी तरफ से, और इंटरेस्ट जो वो कमाता है उसके हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो ये पूरी तरह से सेव्ड स्कीम है, मतलब कहीं भी इसका लूपहोल्स नहीं है कि कोई मिसयूज किया जा सके। और पैसा जो है यहाँ पे जो जा रहा है ईपीएफ में, वो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही जा रहा है, गवर्नमेंट को ही वो वापस मिल रहा है एक तरह से। और ईपीएफ सब्सिडी फ्री भी नहीं है। बेसिकली अगर सब्सिडी फ्री भी नहीं, सब्सिडी फ्री है, सॉरी, सब्सिडी इसमें कोई गवर्नमेंट देती नहीं है एक तरह से। तो जो आप पे करते हैं वही आपको रिटायरमेंट फंड की तरफ से मिलता है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है, जो आपने पे किया वही आपको मिल रहा है। इस तरह से ये भी इंटरेस्ट इस पे लगाना, टैक्स लगाना, ये भी गलत है। और आपको जो पैसा मिलता है वो आपके रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद ही आपको मिलता है। तो ऐसा नहीं कि आप बीच में पैसा निकाल कर कहीं पे आप इन्वेस्ट कर सके, ऐसा भी नहीं है। तो ये सारा बेसिकली लूपहोल्स, इसमें कुछ भी नहीं है जो गवर्नमेंट ने कहा है कि मिसयूज हो रहा फंड का, ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ों को गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत, यही बेसिकली उन्होंने कहा है कि ईपीएफ के बारे में ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप थोड़ा छोड़ भी सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका इसको लेकर के।
नेक्स्ट आपका डेटा पॉइंट है। डेटा पॉइंट में जो बताया गया कि कोविड वैक्सीनेशन जो है वो कैसे थोड़ा सा कम हो गया अभी पेस जो है। अगर हम बात करें डेली एवरेज डेली डोज जो है, तो मार्च 21 से 30 के बीच में ये थोड़ा कम हो गया 10 डे प्रीवियस। अगर हम 10 डे पीरियड को कंपेयर करें, इस 10 दिन के पीरियड को प्रीवियस 10 दिन के पीरियड से कंपेयर करें तो कम हो गया है। कुछ स्टेट्स में काफ़ी कम है ना वैक्सीनेशन हुआ है। तो यहाँ पे उसका बेसिकली इन्होंने डेटा दिया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो यहाँ बताया कि अगर हम इस अभी के करंट पेज से जाएं हम, तो इस हिसाब से हम तकरीबन 289 मिलियन डोजेज ही जुलाई 31 तक दे पाएंगे, जो कि हमारा टारगेट क्या है 400 मिलियन डोजेज का, 40 करोड़ का। तो उससे हम अभी तकरीबन 111 मिलियन डोजेज हमारा कम रहेगा। तो ये हमें इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, जो पेस है हमें और बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें तकरीबन 3 मिलियन डोजेज डेली, 30 लाख जो वैक्सीनेशन डेली करने की ज़रूरत है। ये बेसिकली मोटा मोटी आप इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जिस स्टेट्स में कम हुआ है वहाँ पे और बढ़ाने की ज़रूरत है। ये बेसिकली ग्राफ से मैथड उन्होंने समझाया है। और यहाँ पे किस किस स्टेट्स में कम हुआ, यहाँ तक अगर आप देखें इसके ऊपर में, तो सभी में देखिए कम हुआ कुछ कुछ डोज लास्ट पीरियड में। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है, गवर्नमेंट रिटेन्स 4% इन्फ्लेशन टारगेट फॉर आरबीआई रेट पैनल फॉर 2021-26। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग करती है बेसिकली, आपने बहुत बार न्यूज में देखा होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ, जो आरबीआई के गवर्नर उसको हेड करते हैं। तो उनके पास एक टारगेट होता है, 5 साल का टारगेट उनको मिलता है कि ये इन्फ्लेशन का टारगेट है उनके पास। अभी अगर हम बात करें, अभी जो टारगेट है उनके पास वो 4% ±2%। मतलब आपको इन्फ्लेशन जो है इस रेंज में रखना है, यानी कि 2% से लेकर के इन्फ्लेशन जो है 6% तक होना चाहिए। 4% + 2% 6%, 4% - 2% 2%। तो ये इस रेंज में इन्फ्लेशन होना चाहिए। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो एमपीसी कहा जाता है, इसका टारगेट है। तो गवर्नमेंट ने अभी ये टारगेट जो खत्म हो रहा था आपका 2021 जो मार्च तक में, जो पहला का टारगेट था पिछला 5 साल का, वो अभी खत्म हो रहा था। तो नए 5 साल के लिए गवर्नमेंट ने सेम टारगेट को रखा है। यही जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कल कहा था कि सेम हमने टारगेट रखा है आरबीआई के लिए। इन्फ्लेशन टारगेट कब से कब तक होगा? अप्रैल 1 से आज से लेकर के मार्च 31 2026, यानी 5 सालों के लिए ये टारगेट रहेगा। आरबीआई को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इस टारगेट को फुलफिल करना होगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है डिटेल में मैंने एक वीडियो है मेरा, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे कार्ड में मिल जाएगा। उसको आप क्लिक करके जरूर देखें। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी रेट्स क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, वो सारी चीज़ों को हमने बताया है डिटेल में। उसको आप जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होती है। तो इस केस की अगर बात करें तो इस छोटा मैंने यहाँ पे बताया डिटेल में थोड़ा सा। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये बेसिकली 2016 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। स्टेट्यूटरी बॉडी है। इसको जो है आरबीआई एक्ट जो है उसी में अमेंडमेंट करके इस कमेटी को रखा गया था, उसमें इंसर्ट किया गया था इसके बारे में, इसका क्लॉजेस। तो एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, अगर आपको क्वेश्चन है तो हाँ स्टेट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसका काम क्या है बेसिकली कि जो बेंचमार्क रेपो रेट्स, बेंचमार्क पॉलिसी रेट्स जो हैं, रेपो रेट बेसिकली, इसको मैंने डिफाइन किया, वीडियो आप देख सकते हैं। तो रेपो रेट्स को चेंज करना, फिक्स करना, तो ये डेली क्वार्टरली इसका मीटिंग होता है तकरीबन। और उसमें बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखती है कि भाई अभी इन्फ्लेशन क्या है और उनको क्या लगता है आगे इन्फ्लेशन क्या होगा, अगले 6 महीना 6 महीना साल भर के लिए इन्फ्लेशन क्या होगा। उस बेसिस पर वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है घटाती है, ताकि इन्फ्लेशन जो है इस रेंज में रहे। किस रेंज में? 2% से 6% के रेंज में इन्फ्लेशन रहे। इन्फ्लेशन क्या है इसको मैंने डिफाइन किया है, मेरा एक वीडियो डिटेल है। सीपीआई इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन क्या होता है उसके बारे में डिफरेंस, उसको भी आप जरूर देखें। इन्फ्लेशन आपको समझने में आसानी होगी। तो इस रेंज के अंदर रखना है इन्फ्लेशन को, ये इस कमेटी का बेसिकली काम है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई कंसल्ट करके बेसिकली इन्फ्लेशन टारगेट रखती है। जैसा कि अभी हमने देखा टारगेट क्या है आपका, सेम टारगेट रखा गया, यही टारगेट को। इसमें हेडलाइन सीपीआई जो है इसको मॉनिटर किया जाता है कि ये जो इंडेक्स है आपका, बहुत सारे इंडेक्स है आपने पढ़ा होगा न्यूज में, डब्ल्यूपीआई है, सीपीआई का भी 2-3 पार्ट है आपका। तो सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन को ये बेसिकली देखते हैं, इसका जो है टारगेट, इसका रेंज जो है ये होना चाहिए आपका। अभी जो हम देख रहे हैं, जैसे ये अभी जो था पॉलिसी रेट जो खत्म हो गया कल 31 मार्च तक था, वो अगस्त 5 2016 से स्टार्ट हुआ था और मार्च 31 2021 तक था। तो टारगेट था यही था आपका 4%, अपर टॉलरेंस लेवल 6%, लोअर टॉलरेंस लेवल 2%। इस रेंज के बीच में आपको रखना है इन्फ्लेशन को, 4% आपको रखना है।
तो इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी आपकी, और वीडियो जरूर आप देखें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उसका। नेक्स्ट आपका इंडिया जीडीपी टू ग्रो 7.5% टू 12.5% इन फाइनेंशियल 2022 सेड वर्ल्ड बैंक ने जो बेसिकली जो रिवाइज किया है इंडिया का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, तो एक्सपेक्ट किया है इसको 10.1% से ग्रो होगा नेक्स्ट ईयर में, इस कमिंग फाइनेंशियल ईयर में। रियल जीडीपी जो है जो कि इन्फ्लेशन अकाउंटेड जीडीपी होता है, मतलब इन्फ्लेशन को आपने अकाउंट कर लिया उसको, तो उस केस में वो होगा आपका 7.5% टू 12.5%, और स्टेबल में ये रेंज रखा गया तकरीबन 6 से 7% के बीच में ये रहेगा रियल जीडीपी इंडिया का। तो जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, इस सब चीज़ों को मैंने डिटेल में वीडियो डिस्क्राइब किया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। नीचे आप अगर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस आर्टिकल के नंबर के साथ में आपको एक वीडियो का लिंक आएगा, जिसको क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को जरूर देखें आप, और जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, जीडीपी का क्या क्या पॉइंट्स होता है, उसको हमने डिफाइन किया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, जरूर आप उसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। और जो मैंने डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं आप, डिस्क्रिप्शन में जो जो मैंने वीडियो का लिंक दिया है उसको क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, और आपको अच्छे से समझ में आएगा वो इंपॉर्टेंट न्यूज़। उसके अलावा इस जो ये पीडीएफ है इसको आप एक्सेस कर सकते हैं IQ ज्ञान टेलीग्राम चैनल से, और मेरे फेसबुक पेज से भी आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।